ऑलराइट, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर्स यूजिंग हाफ एडर्स में हम काम क्या कर रहे हैं कि हम फुल एडर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हाफ एडर्स यूज़ करते हुए। तो हाफ एडर जो है हमारे पास वो बेसिकली दो हाफ एडर्स हैं। तो फर्स्ट का जो हाफ 3 इनपुट्स को एक साथ करने, एक हाफ एडर एक वक्त में 2 इनपुट्स को सम कर सकता है। तो हमने पहले फर्स्ट 2 इनपुट्स को सम करवा दिया, उसका जो आंसर है उसके साथ हमने थर्ड इनपुट को सम करवा दिया। तो हमारे पास जो हाफ एडर 2 की इक्वेशन है समेशन 2, यानी इस वाली पिन की मैं बात कर रही हूँ, इसमें A2 XOR B2 जाएगा। A2 इज बेसिकली A प्लस B, क्योंकि A2 को जो इनपुट मिल रहा है उसकी वैल्यू A XOR B है, तो A XOR B आ गया। दिस XOR इज फॉर फॉर्मूला। और B2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास C in है। तो हमारे पास हाफ एडर की जो इक्वेशन आ गई A XOR B XOR C in, वो हमारे पास अचीव हो गई। फुल एडर की हमारे पास यही इक्वेशन होती है। अगर आप देखें यहाँ पे क्विकली, तो फुल एडर की इक्वेशन आपके पास हाफ एडर्स यूज करते हुए आ गई। तो सम का तो हमारे पास लॉजिक बिल्कुल डायरेक्ट थी, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लास जब हम कैरी के लॉजिक बनाएंगे, तो अगर आप कैरी का बिहेवियर देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि जब A और B, लास्ट के दो की मैं बात कर रही हूँ, लास्ट 2 वंस की, जब A और B दोनों 1 है, जब A और B दोनों 1 है तो मेरे पास सी आउट या कैरी बिट 1 आ रहा है। तो एक तो मुझे ये समझ आया कि अगर मुझे कैरी आउट चाहिए तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि A और B दोनों का 1 होना जरूरी है, दोनों 1 है तो कैरी आउट जनरेट हो रहा है। दूसरा क्लास हमने ये देखा इस वाले के लिए, एक ये कैरी और जनरेट हो रहा है, जाहिर है जहां जहां वंस है वो मेरा जो है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। 2 वंस बच गए। जब मैं इन 2 वंस का बिहेवियर देखती हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि ए और बी में से कोई एक भी अगर 1 है, ए और बी में से कोई एक भी अगर 1 है और इसके साथ सी इन भी 1 हुआ हुआ है, इसके साथ सी इन भी 1 हुआ हुआ है, तो आंसर 1 है। अगर मैं और कंडीशन देखूं, फॉर एग्जाम्पल इस वाले में ए और बी इन दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है लेकिन सी इन इसमें 0 है तो कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। आगे इसमें देखें, ए और बी इन दोनों में से कोई एक भी 1 है मगर सी इन 0 है तो कैरी जनरेट नहीं हुई। यानी कोई एक भी अगर 1 है और सी इन भी 1 है तो कैरी जनरेट हो रही है। तो मेरे पास 2 कंडीशंस आ गई। एक कंडीशन तो ये हो गई कि ए और बी दोनों का 1 होना जरूरी है, या तो दोनों 1 हो तो कैरी जनरेट हो जाएगी, या फिर ए और बी एंड विथ सी इन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ए और बी एंड विथ सी इन। ए और बी आपस में और हो रहे हैं और सी इन के साथ एंड हो रहा है, तब जाके मेरे पास कैरी जनरेट हो रही है। तो ये मेरे पास क्लास एक और लॉजिक बन गई। तो अगर मुझे सी आउट की लॉजिक बनानी है तो आप देखें फुल एडर में ए और बी दोनों मेरे पास 1 हो रहे हो, या तो ये एंड हो गया, या फिर ए और बी एंड विथ सी इन, तो ये हो जाएगा आपके पास ए XOR B एंड विथ सी इन। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। यही क्लास कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये सी आउट 1, मैं इसको कह देती हूँ हाफ एडर 1 का सी आउट 1 है और हाफ एडर 2 का सी आउट 2 है। अब जब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी क्लास, तो सी आउट 1 की इक्वेशन क्या है, हाफ एडर की, हाफ एडर की सी आउट की इक्वेशन है ए एंड बी। वेरी सिंपल। तो चूंकि ये हाफ एडर है तो इसकी जो सी आउट की इक्वेशन हो जाएगी वो जाएगी ए एंड बी। इसके जो इनपुट पे आपको मिल रहे बिट्स वो ए और बी की मिल रही है। सी आउट 2 की भी इक्वेशन यही हो जाएगी, सी आउट 2 की इक्वेशन हो जाएगी, चूंकि ये भी हाफ एडर है तो हाफ एडर का फॉर्मूला कहता है कि सी आउट 2 की जो इक्वेशन है वो बेसिकली इसके जो इनपुट हैं, जैसे कि A2 इनपुट है एंड विथ B2। A2 जैसे ये वाला था आपके पास A1 B1 जिसकी वैल्यू है A और B, तो A एंड B हो गया। तो इसी तरह सी आउट 2 की इक्वेशन क्या है, A2 B2
A2 की अपनी जो वैल्यू है वो है A और B। A2 की जो अपनी वैल्यू है वो है A, ये मैंने जोर बनाने की कोशिश की है, ठीक है, A और B। और B2 को जो वैल्यू मिल रही है वो Cin मिल रही है, तो ये हो जाएगा एंड विथ Cin। तो क्या मतलब हुआ कि यही वाली इक्वेशन यहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे आई, क्योंकि सी आउट टू हाफ एडर की इक्वेशन कैरी आउट की है, दोनों टर्मिनल्स आपस में एंड हो रहे होंगे। तो जब दोनों टर्मिनल्स को आपस में एंड किया तो इनको जो इनपुट्स मिल रहा है वो आपस में एंड हो गए, डेट इज सी और बी एंड विथ सी इन। तो एक आपको सी आउट यहाँ से मिल रहा है, एक आपको सी आउट यहाँ से मिल रहा है। अब या तो ये दोनों इनपुट हो, फॉर एग्जाम्पल ये 1 हो गया तो आपके पास आउटपुट 1 हो जाना चाहिए, या फिर इन दोनों में से तो एक 0 था एक 1 था, एक 0 था एक 1 था, तो कैरी इसकी तो जनरेट नहीं हुई, ठीक है, मगर सी इन भी आपके पास 1 था। तो जब आपके पास इन दोनों में से कोई एक है तो ये वाला आपके पास हाई हो गया, क्योंकि डिफरेंट है 0 और 1, तो जोर 1 हो जाता है आपके पास, और B2 को चूंकि पीछे से सी इन मिल रहा है तो ये भी हाई हो गया। तो इन दोनों को जब 1 मिला, ये दोनों एंड हुए, तो यहाँ पे आपके पास 1 प्रोपिगेट हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास कैरी 1 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हाफ एडर 1 कैरी जनरेट कर दे या हाफ एडर 2 कैरी जनरेट कर दे, दोनों में से कोई एक भी जनरेट करेगा तो वो कैरी काउंट होगी, क्योंकि हमने इक्वेशन में यही देखा है कि ए और बी अगर दोनों 1 है तो भी कैरी जनरेट हो रही है, या इनमें से कोई एक 1 हो अलॉन्ग विथ सी इन 1, तो सी इन के साथ ये कैरी जनरेट हो रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे लास्ट वाली है कि तीनों 1 हो जाए, तो अगेन जब तीनों 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 जनरेट हो जाएगा, 1 और 1 आपके पास 1 होता है, ठीक है। तो दोनों में से ज़्यादा दो कैरीज तो नहीं हम प्रोपिकेट कर सकते, कैरी बिट एक ही होती है मैथ्स में भी और हमारे तमाम पेपर वर्क हर चीज़ में सम बिट ज़्यादा हो सकती है, कैरी बिट हमेशा एक ही होती है। तो अगर 2-3 अलग जगहों से कैरी जनरेट हो रही है तो हम उसको और कर देते हैं, और का मतलब ये है कि एक जगह भी कैरी जनरेट हो गई तो वो एक काउंट हो जाएगी और वो एक कैरी आपके पास प्रोपिगेट हो जाएगी। तो अगर हमें फुल एडर बनाना है और हमारे पास हाफ एडर्स मौजूद हैं तो हम उसको इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट करें तो हमारे पास फुल एडर वाली इक्वेशन जो है वो हाफ एडर प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी फुल एडर वाली एडिशन हो रही है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास आपके पास पैरेलल बाइनरी एडर्स। पैरेलल बाइनरी एडर्स, पैरेलल मतलब एक साथ एडिशन हो रही है, बाइनरी एडर यानी कि बिट्स को हम एक साथ ऐड कर रहे हैं। अब क्लास मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन करनी है, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड, मैथ्स में हम बात कर रहे हैं 5 को मुझे ऐड करना है 6 से, तो मेरा काम क्या होगा, पहले मैं लास्ट बिट से, एडिशन हमेशा लास्ट बिट से स्टार्ट होती है LSB से, तो सबसे लास्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 5 + 2 ऐड होगी 7। अगर यहाँ से कोई कैरी जनरेट हो रही है इफ, तो वो कैरी बिट हम आगे प्रोपिगेट कर देते हैं और नेक्स्ट बिट के साथ हम उस कैरी को काउंट करते हैं। इस वक्त चूंकि कैरी जनरेट नहीं हुई है तो आगे जो है वो 0 प्रोपिगेट हो गया। 6 + 5 किया तो ये हो गया मेरे पास 11, 1 सम बिट हो गई। अगर आगे कोई नंबर होता तो ये 1 वहीं चला जाता, बहरहाल ये आगे 1 जा रहा है, इस पे भी 0 लगा हुआ, इस पे भी 0 लगा हुआ है, तो 0 + 0 + 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन का तरीका क्या है कि सबसे पहले आखिरी वाली बिट्स ऐड होती हैं, पूरा नंबर 55 एक है, मगर जब हम एडिशन कर रहे हैं तो 5 अलग ऐड हो रहे हैं 2 से, इसका आंसर फिर 5 और 6 ऐड हो रहा है, क्योंकि हम यूनिट से टेंस में जाते हैं, फिर हंड्रेड्स में, फिर थाउजेंड्स में, फिर 10,000s में, ये हमारा पैटर्न होता है। तो अगर मेरे पास क्लास 55 को मुझे 62 से ऐड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लास्ट की जो डिजिट्स है सबसे पहले उनको ऐड करूंगी, उसके बाद जो कैरी जनरेट होगी वो आगे प्रोपिगेट होगी, आगे वाले नंबर ऐड होंगे, ओवरऑल 55 नंबर ऐड हो जाएगा 62 के साथ, जो आपको आंसर दे देगा
1117 या जो भी आपका आंसर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारे पास कि एडिशन हमें एक एक करके करना है, और इस वक्त जो 55 है ये 2 डिजिट नंबर है, 62 2 डिजिट नंबर है। तो क्लास काम ये कर रहे हैं हम कि जो हमारे पास बाइनरी एडिशन है पैरेलल में, अब हम 2 बिट नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी दो नंबर्स हमने एक साथ दिए। नाउ वी आर एक्सटेंडिंग आवर रेंज। इससे पहले हम 1 बिट ऐड कर रहे थे। 1 बिट ऐड करने का मतलब क्या था कि आप 1 को 0 से ऐड कर रहे हैं, 1 को 1 से ऐड कर रहे हैं, यानी दोनों इनपुट्स पे एक एक बिट आ रही है। अब मैं अपनी रेंज बढ़ा रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बड़ा नंबर ऐड करूँ। तो बड़ा नंबर का मतलब क्या है कि मैं 2 बिट्स में जाऊंगी, यानी कि अब मैं 0 से लेकर 3 तक के नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं 4 बिट्स में जाऊंगी। 4 बिट्स का मतलब क्या होगा, मैं 0 से लेकर 15 तक के नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ। तो बेसिकली आई एम एक्सटेंडिंग माई रेंज फॉर एडिशन। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास, मेरे पास दो नंबर हैं बिट्स में, 10 एंड 11। अब जब मैं इसको ऐड करूंगी तो वही लॉजिक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। क्या लॉजिक हो जाएगी कि 1 + 0 1 आ जाएगा, ये आपके पास सम बिट हो गई। अगर कैरी जनरेट होगी तो वो आगे प्रोपिगेट होगी, इसके साथ ऐड होगी। ठीक है, इस वाले नंबर के साथ कैरी ऐड हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 इज 1 0। तो ये जो दो अंडरलाइन नंबर्स हैं, दीज आर बेसिकली सम बिट्स, और ये जो सर्कल्ड नंबर है डेट इज कैरी बिट। तो दो नंबर ऐड होने का आंसर मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, यानी मैं डेसिमल में 2 को 3 के साथ ऐड कर रही हूँ तो मेरा आंसर 5 आ रहा है। तो बिट्स में ये 3 डिजिट पे चला गया, जिनमें से 2 डिजिट्स को हम सम बिट का नाम दे रहे हैं और कैरी बिट हमेशा एक ही होती है, तो एमएसबी को हम कैरी बिट का नाम दे रहे हैं। तो अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, ये पूरा मेरे पास एक नंबर है, 10 इज अ कंप्लीट नंबर जिसको मैं कह रही हूँ कि ये ए इनपुट है। 11 इज अ कंप्लीट नंबर जिसको मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास सेकेंड इनपुट है, यानी कि बी। ए का ये A0 है, ठीक है, बिट को पोजीशंस दे रही हूँ मैं। ये मेरे पास बिट पोजीशन नंबर A1 है। अगेन ये वाले जो है मेरे पास, ये बिट पोजीशन B0 है, 0 पोजीशन है। ये वाली जो बिट है ये बी की पोजीशन नंबर 1 है। तो इस तरीके से मैंने पोजीशन दे दिया, यानी A0 B0 के साथ ऐड होगा, A1 B1 के साथ ऐड होगा। अगर 0th पोजीशन की बिट्स कोई कैरी जनरेट कर रही होंगी तो वो A1 या B1 जो भी बिट्स है उनके साथ मिल के वो ऐड होगा। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, कि अगर कैरी जनरेट हो रही है इंटरमीडिएट तो वो आगे प्रोपिगेट होगी, और इंटरमीडिएट कैरी अगले इनपुट बिट्स के साथ ऐड होगी। इसका मतलब है कि मुझे 3 इनपुट्स को एक साथ ऐड करना है, तो आई विल चूज फुल एडर टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अब आगे आ जाइए क्लास, एग्जाम्पल हमने लिया 10, ठीक है, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन। यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल, चूंकि हमने 0 नाम लिया हुआ है तो मैं इसको 0 कह रही हूँ, और इसको मैं 1 पोजीशंस कह रही हूँ। ठीक है, बुक ने 1 और 2 रखा हुआ है, वो भी सही है। बहरहाल A0 पे है 0, A0 की वैल्यू है 0, A1 की वैल्यू है 1, एक नंबर ये हो गया, और B की वैल्यू है 1 1, B की वैल्यू है 1 1, ये बी का नंबर हो गया। यानी मैंने इनके जो पोजीशंस हैं उनके रेस्पेक्टिव बिट्स लिख दिए। फर्स्ट बिट जो है क्लास एडिशन में आप देखें, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई कैरी नहीं है, तो हमने इसकी जो कैरी है उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया। तो ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड होंगे 0 1, सम बिट यहाँ पे 1 जनरेट कर देगा। 0 1 कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, तो यहाँ पे आपके पास सी आउट की वैल्यू हो गई 0। ये जब आगे बढ़ेगा तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो 0 क्लास है ये सेकंड फुल एडर का इनपुट हो जाएगा। Cn0 मिला इसको, A1 और B1, A2 और सॉरी A1 और B1 इसके पास ऑलरेडी 1 1 था, तो 1 + 1 + 0, ओवरऑल आंसर आपके पास आ गया 1 + 1 इज
यहाँ पे आ गया 0 और कैरी जो जनरेट हुई वो हो गई आपके पास 1। तो जो आंसर आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर जो आउटपुट पिन से एक ये वाली पिन आउटपुट है जिसको सम 1 से लेबल किया हुआ है, एक ये वाली बिट है और एक ये वाली पिन है। तो आपके पास क्लास टोटल जो आंसर आ जाएगा जब आप इसको रीड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1 0 1। ये जो बीच का 0 है ये आउटपुट पे नहीं आ रहा है, ये अंदर ही अंदर जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो आउटपुट यानी एलईडी जो आपकी लगी हुई है वो एक सी आउट पे लगी हुई है, एक सम पिन पे लगी हुई है और एक इस वाले एडर की सम पिन पे लगी हुई है। और इसकी जो आउटपुट पिन है इसको हमने सेकंड का इनपुट बना दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर पैरेलल नंबर्स आपको ऐड करने हैं या पैरेलल एडिशन परफॉर्म करनी है यानी दो बिट्स को एक साथ ऐड करना है तो व्हाट डू, यू मेक द आउटपुट ऑफ फर्स्ट कैरी एडर फुल एडर द इनपुट ऑफ सेकंड कैरी एडर फुल एडर, यानी आप फुल एडर के जो फर्स्ट कैरी आउटपुट है उसको सेकंड फुल एडर का सी इन बना देंगे, कैरी इन। एक एग्जाम्पल इस वाले को देख लेते हैं क्लास क्विकली। 1101 तो इनकी वैल्यूज क्या हो गई आपके पास, ए की वैल्यू हो गई आपके पास 1, ए जीरो की वैल्यू 1 हो गई, बी जीरो की वैल्यू 1 हो गई, ए जीरो की वैल्यू 1 हो गई, बी जीरो की वैल्यू 1 हो गई। आगे बढ़ते हैं, ए वन की वैल्यू 1 हो गई, बी वन की वैल्यू 0 हो गई, ए वन की वैल्यू 1 हो गई, बी वन की वैल्यू 0 हो गई। अब ये दोनों जब ऐड होंगे आपस में तो 1 + 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास सम बिट का 0, कैरी जनरेट हो जाएगी। ये कैरी आगे प्रोपिगेट होगी, ये कैरी यहाँ इसके साथ शामिल हो जाएगी, मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब 1 + 1 0 + 1 करेंगे आप तो इसकी जो सम बिट होगी ये 0 हो जाएगी और इसकी जो कैरी बिट होगी 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया क्लास, जब आप आंसर पढ़ते हैं तो कैरी बिट को काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो आंसर हो गया आपके पास 1 0 0। तो आपका आंसर आ गया 4, यानी आप जब भी 3 को 1 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो क्लास ये कॉन्सेप्ट है आपके पास पैरेलल बाइनरी एडर का कि आपने अपनी रेंज बड़ी की, अब आप बड़ा नंबर भेज रहे हैं। इसी को मजीद बड़ा कर सकते हैं, हमने 4 बिट भेज दिया, A1 A2 A3 A4 4 बिट मिलकर एक नंबर बन रहा है। तो मेरी रेंज 0 से लेकर 15 तक के नंबर्स को अब मैं ऐड करवा सकती हूँ। ये वाला जो काम है क्लास, मजीद हम रेंज अगर बढ़ा दें तो इस काम के लिए हमारे पास फिर नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेट इज 4 बिट पैरेलल एडर। तो अभी मैं न्यू लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको जो ये ज्वाइन करना है, उसके बाद आप 4 बिट एडिशन देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑलराइट, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि हमें पैरेलल एडर बनाया है हमने, यानी बेसिकली हमने 2 बिट्स को ऐड करना सीखा है। तो ज़ाहिर है हमारी जो मशीन है वो 16 बिट्स पे या 64 बिट्स पे, अब तो 64 बिट पे चल रही है मशीन। 64 बिट का मतलब ये है कि 64 बिट का डेटा एक साथ इंटर हो रहा है। डेटा लाइन्स जो है वो 64 है डेटा लाइन्स, यानी कि हर एक डेटा लाइन एक बिट लेके जा रही होती है। तो अगर आपको 16 बिट का डेटा भेजना है तो आपके पास 16 डेटा लाइन्स होंगी। अगर आपके पास 64 बिट का डेटा भेजना है तो आपके पास 64 डेटा लाइन्स होंगी एक साथ। ठीक है, यानी एक 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 में सब पे, तो जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो एक इनपुट पूरा 64 बिट का इनपुट ALU में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से अर्थमेटिक यूनिट में, ठीक है, इसी तरीके से जैसी क्लॉक पल्स आई फॉरन सेकंड बिट यानी बी जो 64 बिट का एक इनपुट है वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। एडर ने उस पूरे 64 बिट इनपुट ए को और 64 बिट बी इनपुट्स को आपस में ऐड करना है। तो जाहिर है वो 64 बिट का मतलब है आपकी रेंज भी अच्छी खासी बड़ी हो गई है। तो ज़ाहिर है हमें कंप्यूटर में 1-2 बिट्स तो ऐड नहीं करने हैं, हमें तो कंप्यूटर में एक साथ 16 बिट्स ऐड करने हैं या 32 बिट्स ऐड करने हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है कि जब आप 2 बिट्स को ऐड कर लेंगे, 4 बिट्स को ऐड कर लेंगे तो आप उसी को एक्सटेंड करते जाएंगे। तो आप 16 बिट्स को भी ऐड कर सकते हैं, आप 64 बिट्स को भी ऐड कर सकते हैं, आप 32 बिट्स को भी ऐड कर सकते हैं।
अब आ जाइए क्लास, इसी कॉन्सेप्ट को हम मजीद एक्सटेंड करते हैं। 4 बिट पैरेलल एडर, थोड़ी देर पहले हमने 2 बिट का देखा था। 2 बिट एडर में हमने 2 बिट्स को आपस में बात करवाने के लिए हमने देखा था कि एक का सी और दूसरे का सी इन बनाया था। यही काम क्लास हमने मजीद 2 फुल एडर्स ऐड कर दिए हैं, क्योंकि अब मुझे 4 बिट चाहिए। 4 बिट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट भेज रही हूँ 4 बिट का, मैंने इनपुट भेजा 1010, ठीक है। इसको मैंने ऐड करवाया 1001 से। इसका मतलब क्या होगा कि अब 0 से लेकर 15 तक का डिजिट मैं भेज सकती हूँ, क्योंकि 4 बिट मेरे पास चेंज हो गई। ये पूरा बिट जो है मेरे पास, या पूरा नंबर जो है ये मेरे पास ए नंबर कहलाएगा, ठीक है। हम अगर मुझे 26 को ऐड करना है तो मैं 26 एक साथ भेजूंगी, 26 पूरा एक नंबर कहलाएगा। तो 1010 ये एक कंप्लीट नंबर हो गया, ये मेरे पास एक दूसरा कंप्लीट नंबर हो गया, जिसमें से ये वाली पोजीशन, चूंकि बुक में 1 लिखी हुई है तो हम इसको 1 पोजीशन मार्क कर लेते हैं, इसको पोजीशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं, इसको पोजीशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं, इसको पोजीशन नंबर 4। क्या मतलब हुआ कि ए की फर्स्ट पोजीशन बी की फर्स्ट पोजीशन से ऐड होगी। इसका मतलब है जो फर्स्ट फुल एडर है उसमें मैं A1 और B1 भेजूंगी। यहाँ का जो आउटपुट है 0 + 1, 1 आंसर आ गया। अगर कैरी जनरेट हो गई तो वो सेकंड पोजीशन में जाके ऐड हो रही होगी। चूंकि कैरी जनरेट नहीं हुई है, सेकंड पोजीशन आपस में ऐड होगा, 1 + 0 इज अगेन 1। अगर यहाँ पे कैरी जनरेट होती तो वो थर्ड पोजीशन पे जाके ऐड होती। थर्ड पोजीशन के जो सम हो गया वो गया 0 + 0 + 0, कैरी बिट आ गई, तो ये आपके पास हो गया 3 जीरोस की वजह से आंसर। फिर फोर्थ पोजीशन पे गए तो 1 + 1 इज 0, और फिर आपके पास 1। तो यानी जब आप 4 बिट्स को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आंसर आपका 5 बिट्स में जाएगा, जिसमें से लास्ट 4 बिट्स जो होती हैं उनको हम सम बिट्स कहते हैं, और जो MSB बन गई वो आपके पास कैरी बिट हो गई। बीच में जितनी कैरीज जनरेट हुई हैं वो अगले वाले को ट्रांसफर हो गई हैं। आप देखिए जब हम इसका सर्किट बनाएंगे तो फुल एडर, FA इज फॉर फुल एडर, फुल एडर 1 के जो कैरी पिन है वो सी इन की कैरी पिन के साथ कनेक्ट हुई है। FA2 का जो कैरी आउट है वो FA3 के कैरी इन है, FA3 का जो कैरी आउट है FA4 के कैरी इन है, और FA4 फुल एडर फोर्थ की जो कैरी पिन है वो आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो वो आगे मजीद कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये आपका रिजल्ट है। तो ये आपके पास क्लास पोजीशन नंबर 1, सम पिन 2 3 4 एंड देन कैरी 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब अगर मुझे क्लास इसमें ऐड करवाना है 1010, तो मैंने यहाँ पे प्रोपिगेट करवा दिया, या मैंने इनपुट दिया। इनपुट का मतलब यह है कि इनके जो स्विचेस थे, एक को मैंने हाई कर दिया, एक को लो, एक को हाई, एक को लो, तो इसका मतलब है 1010 मेरे पास जो है वो ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्लास बी। बी पिन में आपके पास है 1001। तो हमने जब इसको बी पिन को भेजा तो बी पिन पे हमने इनपुट दिया, स्विचेस के थ्रू ही हम इनपुट दे रहे हैं 1001, यही पैटर्न होगा, पोजीशन 1 पर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब 0 और 1 आपस में ऐड हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, कैरी 0 जनरेट हुई, कैरी आउट नहीं होगा बल्कि कैरी अगले वाले के साथ इन हो जाएगा। 1 + 0 + 0, अगेन यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 1। ये वाले C2 इसके साथ चला गया जिसमें कैरी जनरेट हुई थी 0। 0 + 0 + 0, सम बिट हो गई 0। ये जो कैरी जनरेट हुई है आपके पास हो गया 0, और ये हो गया 1 + 1, ये +0, आंसर हो गया आपके पास टोटल 0 1। तो आपका आंसर बन गया आपके पास 101010। ये जो है क्लास, ये आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 1001, सिर्फ सम बिट्स उठा लिए और लास्ट उठा ली। तो इन सबको जब मैं एक बॉक्स में पुट कर दूंगी क्लास, तो मैंने उसको 4 बिट एडर के सैंपल दे दिया, एडर और 4 बिट कैसे पता चल रहा है कि 1 2 3 4 लेबल्स हमने यहाँ पे दे दिए। ये पूरा ए का इनपुट आ जाएगा, यहाँ पे पूरा बी का इनपुट आ जाएगा। ये आईसीज होती हैं एडर की, 4 बिट पैरेलल एडर आईसी कहलाती है ये, ठीक है। मल्टी सिम में भी ये इसका मॉड्यूल मौजूद है। आपने उसको उठाया, एक साथ 4 बिट्स को आपको ऐड करना है, आपने 4 बिट्स को ऐड किया। इनपुट कैरी इस वाले को कुछ नहीं मिल रही है,
तो इस वाले को आपने इनपुट कैरी को कर दिया ग्राउंड, ठीक है, और इसका आपके पास 4 बिट सम आ गया और उसके बाद C4 आपके पास जनरेट हो गया। तो ये टोटल जो आपके पास नंबर बनेगा C4 को काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 बिट्स का आपके पास आंसर आ गया। अब क्लास इसी एडर को, ये वाला जो आपको इस वक्त एडर नजर आ रहा है, एक मिनट, ऑलराइट क्लास, मुझे कोई बताए प्लीज, ये जो आपको एडर नजर आ रहा है इस वक्त 4 बिट पैरेलल एडर, मुझे इस एडर को एक्सटेंड करना है और मैं चाह रही हूँ कि ये 8 बिट पैरेलल 8 बिट्स को ऐड कर सके। तो मुझे बताइए कि मैं 4 बिट पैरेलल एडर को यूज करते हुए 8 बिट को किस तरीके से सम करवा सकती हूँ। मिस आगे इसी और कर देंगे जैसे ये बना हुआ है 4 बिट का। इसको मैंने एक और मॉड्यूल उठाया, ठीक है, इसको मैंने आगे मजीद कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताइए कि उसकी C0 और C4 पिन का क्या होगा, C0 और C4 पिन। अब इसको C4 तो जो कैरी जाएगा उसको, C4 पे जो है वो कैरी, यानी ये हाफ एडर 1 है ये फॉर 1 जो एग्जांपल, आगे, यस मैम, ठीक है, यहाँ का कैरी निकल के सेकंड जो एडर हमने लगाया है 4 बिट का उसका इनपुट बन जाएगा, ये कह रहे हैं। C0 पे, यस मैम। कोई और, किसी के पास कोई और आइडिया हो। जैसे ये वाला जो हाफ एडर था इसका तो हमने C0 पिन को ग्राउंड कर दिया था, जब हम हाफ एडर 2 लगाएंगे तो हाफ एडर 2 का जो C0 पिन होगी वो ग्राउंड नहीं होगी बल्कि वो C4 के साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अब 8 बिट है, इसका मतलब है 4th बिट जो कैरी जनरेट करेगा वो 5th को मिलनी चाहिए। आ रहा है समझ में, जैसे 1 जो कैरी जनरेट कर रहा था वो 2 को मिल रहा था, 2 3 को मिल रहा था, 3 4 को, तो अब 4 बिट से जो कैरी जनरेट होगा वो ये रही C4। ये C4 को हम आगे नेक्स्ट जो एडर लगाएंगे उसके C0 से कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि 4 बिट का कैरी जो है वो फिर 5th बिट को मिलने लग जाएगा। थोड़ा सा फिगर देखते हैं क्लास। ठीक है, अभी आपके पास फिगर नजर आ रही है, इसको समझिए। इसमें हमारे पास क्या है कि एक आपके पास ये मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल है, वेट एक मिनट जी, हमारे पास क्या है कि हमने एक वही 4 बिट पैरेलल एडर को, चूंकि हमें 8 बिट करना है, एडर को एक्सपेंड कर दिया हमने, एक्सपेंशन यानी कि हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि अब 4th बिट का जो आउटपुट था वो नेक्स्ट आईसी का सी इन बन गया। इसके अगेन वही लेबल है 1 2 3 4 1 2 3 4, जिसपे हम इनपुट भेज रहे हैं 5th बिट 6 बिट 7 बिट 8 बिट, यानी ए इनपुट जो होगा उसकी 4 बिट्स हम फर्स्ट एडर को दे रहे हैं, बाकी 4 बिट्स हम सेकंड एडर को दे रहे हैं। और बी, ज़ाहिर एक वक्त में 2 इनपुट्स ऐड होंगे तो बी के 4, चूंकि 4 ही लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा बिट एक साथ हम दे नहीं सकते, तो हमने 4 बिट इसको दी, लास्ट 4 बिट्स इसको दी। तो अल्टीमेटली अब जो सम कैरी जनरेट होगा वो 5 6 7 8 उसको हमने लेबल कर दिया। अब जो कैरी जनरेट होगी वो C8 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, जब मैं इन तमाम आठों सम बिट्स को कैरी बिट के साथ पढ़ूंगी तो मेरे पास 9 बिट का एक आंसर आ सकता है, जो कि 8 बिट भी हो सकता है कम से कम और 9 बिट मैक्सिमम हो सकता है। फर्स्ट मॉड्यूल के C0 को हमने बाय डिफॉल्ट 0 किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट जो बिट्स होती है उनको कैरी नहीं चाहिए होती, तो हमने इसको परमानेंटली ग्राउंड कर दिया। इसकी कैरी जनरेट होके 2 को मिल रही है, 2 की कैरी जनरेट होके 3 को मिल रही है, 3 की कैरी जनरेट होके 4 को मिल रही है। ये इंटरनली कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, ये सर्किट अंदर बना हुआ है। 4 की कैरी यहाँ पर जा रही है, उसके बाद ये वाली कैरी 5th बिट को मिल गई, ये 5th बिट है, ठीक है। फिर 5th से जो कैरी जनरेट हुई वो 6 को मिल गई, 6 से 7 को, 7 से 8 को, 8 से जो कैरी जनरेट हुई वो आपके पास एलईडी में आ जाएगी। अगर क्लास मुझे इसको 16 बिट बनाना है, अब मैं ऑरेंज बड़ी कर रही, मैं चाह रही हूँ और बड़ा नंबर भी ऐड कर सके, तो ये जो पूरा डबल मॉड्यूल है इसको हम इस 8 को आगे प्रोपिगेट कर देंगे, 9th को मिल जाएगा। उसमें हमने 8 9 से लेकर 9 10 11 12 8 12 तक के बिट्स भेजी।
मजीद हमने आगे किया, यानी कि 16 बिट एडर बनाने के लिए मेरे पास 4 बिट के 4 एडर्स ऐड हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो इस पूरे को एक बॉक्स में डाल के 16 बिट एडर का नाम दे दूँ, ठीक है। तो मैं एक और अपनी आईसी बना सकती हूँ। और 32 बनाना है तो दो 16 बिट एडर्स को मैंने यूज कर लिया। तो कहने का मकसद ये है, जो हम 64 बिट्स पे काम कर रहे होते हैं, 32 बिट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास डेटा इतना आ रहा है, 32 बिट का डेटा आ रहा है। तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए हम बेसिकली अपने एडर को ज़्यादा बढ़ाएंगे। ज़्यादा पीछे से अगर 16 बिट का डेटा आ रहा है और मेरे पास आगे 4 बिट का एडर लगा हुआ है, तो मेरा तो डेटा सही से सम हो ही नहीं सकेगा। तो 16 बिट डेटा लाइन के लिए तमाम मॉड्यूल 16 बिट कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास अगर हम कोई सिस्टम में चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ आ रहा होता है कि 32 बिट है या 64 बिट है या बिट अनकम्पैटिबल है। इसका मतलब यही है कि जिस ऐप से आप इसमें डेटा डालना चाह रहे हैं वो अगर 16 बिट की है, आपका कंप्यूटर का अगर 8 बिट का है, तो 16 बिट का डेटा जब आपके कंप्यूटर 8 बिट पे चलेगा तो डेटा लॉस हो जाएगा। वो तो एक वक्त में 8 बिट उठा सकता है, तो बाकी जो 8 बिट का डेटा है वो वेस्ट हो रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। तो हमारे पास कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जितनी डेटा लाइंस हों उतने ही मॉड्यूल्स लगे हुए हों। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आप ये जो चीज़ पूरा कंप्यूटर के जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं, ये यही बेसिक डायग्राम से मिलके बने हुए हैं। तो लॉजिक डिज़ाइन करने आ जाएगा तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप प्रोसेसर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्लास कैरी रिपल कैरी वर्सेस लुक अहेड कैरी एडर्स। अब क्लास कैरी जो हमारे पास प्रोपिगेट हो रही है, अब आप देखें क्लास इस वाले में आ जाए, बिल्कुल बेसिक में आप देखें क्लास C1 कैरी जनरेट हो रही है जो कि FA2 को मिल रही है, तो C2 कैरी जनरेट हो रहा है। C2 जब C3 को मिलेगा या FA3 को मिलेगा तब C3 जनरेट होगा, क्योंकि पिछले कैरी का ये वेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें, अगर हम FA2 को एडिशन करनी है, इनपुट बिट तो उसको मिला हुआ है, इनपुट तो एक साथ हम स्विचेस ऑन करते हैं, पूरा डिजिट एक साथ भेजते हैं, तो इनपुट्स तो इसको मिल गए, लेकिन फुल एडर को काम करने के लिए इनपुट बिट भी चाहिए, इनपुट कैरी भी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ कि जब फुल एडर 1 अपने एडिशन परफॉर्म कर लेगा, कैरी जनरेट कर देगा, फिर फुल एडर 2 काम करेगा। जब फुल एडर 2 रिजल्ट जनरेट कर देगा, C2 जनरेट कर देगा, वो C2 FA3 में जाएगा, फिर FA3 अपने जो भी एडिशन करने हैं वो करेगा। जब ये आंसर FA4 को देगा तो फिर FA4 फाइनल आंसर आपको शो करेगा। तो क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 4 बिट एडर है तो 4th बिट ऐड करने के लिए पिछले तीनों कैरीज जनरेट होंगी, आगे ट्रांसफर होंगी, तब अगला एडर काम करेगा। करते करते चौथे का नंबर आएगा, तब आपके पास आउटपुट जनरेट होगा। क्या समझ आ रहा है इसमें? कहाँ पे एक डिसएडवांटेज आ रहा है, क्या डिसएडवांटेज आ रहा है? जी, कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि डिसएडवांटेज क्या है? अगर मैं कह रही हूँ कि फुल एडर 3 को पिछले 2 कैरीज का वेट करना पड़ रहा है। एनीवन प्लीज? डिपेंडेंट हुआ होगा किसी चीज। डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 बिट को ऐड करा रही हूँ तो जो चौथा फुल एडर है उसका जो आउटपुट आएगा वो डिले के साथ आएगा। यानी मैंने इनपुट देकर मैं बैठी हुई हूँ, अब एक एक करके कैरी जनरेट होती जा रही है, अगले मॉड्यूल को ट्रांसफर होती जा रही है, क्योंकि कैरी तो अंदर अंदर जनरेट हो रही है। मेरा काम तो इनपुट प्रोवाइड करना था और आउटपुट शो देखना है। तो अब कैरी एक ने जनरेट की, दूसरे को भेजी, तीसरे को भेजी, चौथे को भेजी, तो 4th एडर के पास जो आंसर आएगा, जब मेरा फाइनल आंसर आएगा तो उसमें काफी डिले आ चुका होगा। तो हम बेसिकली कैरी को डील करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कैरी की वजह से जो डिलेज आ रहे हैं वो ना आए। तो क्लास हमारे पास ज़्यादा कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। 2 तरीके हैं हमारे पास कैरी एडर्स के, एक है रिपल कैरी एडर, एक है कैरी लुक अहेड।
रिपल कैरी एडर में यही काम जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसको रिपल कैरी एडर भी कहते हैं। रिपल कैरी एडर का मतलब यही है कि पिछले से कैरी जनरेट होगी, अगले में जाएगी, फिर अगला एडर काम करेगा। इसका एडवांटेज ये है, फायदा ये है कि सर्किट सिंपल है। नुकसान ये है कि डिले बहुत ज्यादा है। सेकंड मेथड भी हम पढ़ेंगे। सेकंड मेथड है लुक अहेड कैरी एडर। लुक अहेड कैरी एडर में एडवांटेज ये है कि कैरीज का डिले नहीं आएगा, आपका आंसर फौरन आ जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक फायदा है, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब है हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होना। हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है कि एक्सपेंसिव हो जाएगा सर्किट। और रिपल कैरी एडर में हार्डवेयर सिंपल है, इसका मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, मगर कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ चूंकि उसकी स्पीड स्लो हो गई है, डिले आ रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बहरहाल ये सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें देखने की जरूरत है कि ये काम कर कैसे रहा है। तो हमारे पास पहला टॉपिक है क्लास रिपल कैरी एडर। रिपल कैरी एडर का क्या काम है? क्या रिपल कैरी एडर इज वन इन विच द कैरी आउटपुट ऑफ ईच फुल एडर इज कनेक्टेड टू द कैरी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट हायर ऑर्डर स्टेज। जो अभी हमने काम पढ़ा कि जो है पहले का जो वो है वो नेक्स्ट हायर के साथ जाके प्रोपिगेट होगा। क्लास यहाँ पे जो है मैं अजान का वक्फा लूंगी। ठीक है, 10 मिनट बाद जो है हम क्लास कंटिन्यू करते हैं।